तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का 4th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चामुयुक ने बताया कि यह अभी भी वही मंजिल थी, जबकि उसके साथी ने समझाया कि केवल राक्षस ही अलग था। तभी हमारे नायक के साथी ने उन राक्षसों की ओर इशारा किया जिन्हें वे नोल्स नामक सामान्य पहाड़ी राक्षस के रूप में पहचानते थे। जैसे ही महिला ने समझाया कि वे राक्षस कितने चुनौतीपूर्ण होंगे, यह देखते हुए कि वे बैकअप के लिए कैसे बुलाएंगे, नायक ने उनसे बचकर दूसरी मंजिल तक पहुंचने का प्रस्ताव रखा। इस पलायन के पीछे मुख्य कारण यह था कि पहाड़ी राक्षस का कोई कोर नहीं था जिससे वह सोच रहा था कि क्या छिपकली ही एकमात्र थे। हमारे नायक ने कहा कि प्रत्येक मंजिल पर एक प्रकार का राक्षस रहता था, जिसका अर्थ है कि कुल मिलाकर 4 प्रकार थे। लेकिन महिला ने दावा किया कि बर्फ के बौनों को मिलाकर 5 थे। इससे उसने कामना की कि चौथे और आखिरी प्रकार का कोर्स होगा। जब अचानक हमारे नायकों ने एक अचानक आवाज सुनी तो यंग ने नायक से पूछा कि क्या वह अभी भी लेवल 2 पर जाना चाहता है। सोए ने समझाया कि यह इंटेल के लिए अच्छा होगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर जैसे ही नायक ने अजीब सजावट की ओर इशारा किया, उसका साथी अभी भी आवाज के स्रोत के बारे में सोच रहा था। कोर उपभोक्ता ने स्रोत का पता लगाने का प्रस्ताव रखा, इसलिए उसके साथी ने समय देखा और समझाया कि बड़े रीसेट से पहले उनके पास बहुत समय था, इससे पहले कि वह इस मंजिल का थोड़ा पता लगाने का सुझाव दे। तो योंग ने बताया कि उन्हें अन्य मंजिलों को भी देखना होगा और वे समय बर्बाद नहीं कर सकते, जिससे वह सहमत हो गया। यह सब कहने के बाद हमारे नायकों ने सीधे आगे बढ़े और योद्धा ने दीवारों में कुछ दरारें डालने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। चियामुहुक ने इस पर उसकी प्रशंसा की। हंसल और ग्रेटल आगे बढ़े क्योंकि उसने समझाया कि इसका उद्देश्य खोजने के समय को कम करना था, इससे पहले कि वह समय और सीढ़ी के स्थान पर नजर रखने के लिए नायक को बुलाए, जिससे नायक इस तथ्य से नाराज हो गया कि वह हमेशा ऐसे विवरण भूल जाता है। फिर भी वह उसे पहले बार किसी पर भरोसा करने के लिए आश्वस्त करने में मदद नहीं कर सका ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। हमारे नायकों ने देखा कि यह मंजिल राक्षसों से लगभग वंचित थी। केवल योद्धा को किसी तरह के शोर से सतर्क किया गया था और इससे पहले कि नायक कुछ कह पाता, वह अजीब आवाज सुनने के लिए उसे चुप करा देती, यह महसूस करने पर कि यह एक अशुभ आवाज थी। नायक ने बताया कि यह वह संकेत होना चाहिए जो उन टीमों को सचेत करता है जो बहुत लंबे समय तक एक ही मंजिल पर रहती हैं। यह सब कहने के बाद उसने अनुमान लगाया कि आवाज का स्रोत उनकी घड़ियां होनी चाहिए। शियाओमुयुक ने राक्षसों और उन साहसी लोगों को देखने का अनुमान लगाया जिन पर वे हमला कर रहे थे, इसलिए महिला ने उसे पकड़े न जाने के लिए कहा। झांकने पर उन्होंने प्रतियोगियों के एक समूह को बड़ी संख्या में राक्षसों से जूझते हुए पाया। लाल तलवार वाले ने अपने दांत पीस लिए। बदमाश ने हमला करने के लिए अपना ब्लेड उठाया। यह सोचकर कि मंजिल अचानक ज़ॉम्बी से क्यों भर गई, उसने अपनी विफलता के लिए अपने 7 साथियों को दोषी ठहराया और समय पर सीढ़ियों तक न पहुंच पाने का अफसोस जताया। चूंकि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उनका स्थान दैनिक रूप से बदलेगा, वे एक कठिन परिस्थिति में था क्योंकि वे घड़ी पर थे और सीढ़ियां ढूंढनी थीं। लेकिन आने वाले ज़ॉम्बी ने इसे असंभव बना दिया। जैसे ही बदमाश ने समझाया कि वह सीधे आगे बढ़ेगा और जो लोग पीछे नहीं चल सकते उन्हें पीछे छोड़ देगा, उसने कुछ अजीब देखा, जैसे कुछ ज़ॉम्बी उसकी ओर इशारा कर रहे थे। यह सब कहने के बाद साहसी ने अंधेरे प्राणियों को दूर करने के लिए जादू का सहारा लिया। एनी ने बताया कि उसे फंसे हुए के बारे में एक शक था, इससे पहले कि वह 40 ज़ॉम्बी गिन सके, जबकि उसके साथी ने दावा किया कि आने वाले ज़ॉम्बी उसे असुरक्षित महसूस करा रहे थे। महिला ने समझाया कि 3 कौशल वाला शक्तिशाली आदमी शायद एकमात्र था जो जीवित बच पाता। बाएगू के पास समन्वित विस्फोट, हथियार वृद्धि, छाया ढाल और संभवतः त्वचा को मजबूत करने की क्षमता थी, जिससे एक को एहसास हुआ कि वह वास्तव में काले अजगर कबीले की आशा हो सकती है। यह देखते हुए कि वह कितना समर्थित लग रहा था, साथ ही महान जादू भंडार जो उसने दिखाया था, बदमाश ज़ॉम्बी से नाराज रह गया। वह गुस्से में फट पड़ा और एक नीला आभा सक्रिय कर दिया, जिससे नायक सदमे में रह गया। बेउच फिर अपनी इच्छानुसार राक्षसों को भूनने और काटने लगा। नायक ने उनके कौशल को मैग्रोहा की लालच के रूप में पहचाना, जो बसने वाले वर्ग का एक अनूठा कौशल था। यह शक्ति बदमाश को अपने प्रतिद्वंद्वी से
अंक चुराकर अस्थायी रूप से आंकड़े बढ़ाने की अनुमति देगी, जिससे हड़ताली अवसर बनाना महान हो जाएगा। नायक को एहसास हुआ कि यह शक्ति उसके लिए गले की हड्डी होगी, यह देखते हुए कि यह उसके अपने कौशल में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन लड़ाई की मौजूदा हालत को देखते हुए उस नौजवान को एहसास हुआ कि जीत अभी भी संभव थी। और जैसे ही अंशुओ यंग ने 8 लोगों को उनके हाल पर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, वह नायक द्वारा उन्हें बचाने के लिए आने के सुझाव को सुनकर हैरान रह गई। और जबकि उसे इस पर विश्वास करने में काफी मुश्किल हो रही थी, उसने एक बार फिर अपने सुझाव की पुष्टि की। हैरान योद्धा शिकारी की योजना के बारे में सोचने लगा, के साथ ही एक चालाक और शरारती मुस्कान बिखेरी थी। उसने सोचा कि उन्होंने आखिरकार रास्ता साफ कर लिया है, केवल और लाशों से मिलने के लिए। यह देखकर कि वह हर तरह के प्राणियों, लाशों से कैसे अभिभूत हो रहा था, आदमी ने सोचा कि यह उसके लिए आखिरी पड़ाव है। वह भागने और किसी और से जुड़ने के लिए अपनी टीम को पीछे छोड़ने की योजना बनाने लगा। लेकिन एकमात्र समस्या यह थी कि वह बाहर निकलने के स्थान को नहीं जानता था। लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी। नायक, जिसने अभी आने का दावा किया था, लाशों के झुंड से डरने का नाटक करने लगा। संभवतः आवाज से आकर्षित होकर नए भाग्यशाली आगमन को देखकर शरीर को उम्मीद मिली, और इसलिए उसने नौजवान को अपनी टीम का हिस्सा बनने की पेशकश की, यदि वह लाशों को दूर भगाए, केवल नायक के इनकार से परेशान होने के लिए, जिसने मौत का सामना किया। नायक ने फिर सीढ़ियों को फिर से प्राप्त करने के लिए किसी को चिल्लाया, जिससे हर कोई चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब बाहर निकलने के निर्देशांक के बारे में जागरूकता था। इस विवरण ने अन्य प्रतियोगियों का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने नायक का अनुसरण किया और मदद के लिए उनसे आग्रह किया, केवल हमारे नायक के मुड़ने और मुस्कुराते हुए उन्हें लापरवाही से पलटने के लिए, जिससे वे सभी विशेष रूप से परेशान और हैरान रह गए। खासकर टीम लीडर, जिसने लाशों के बीच अपना रास्ता बनाया, उसे सबसे क्रूर तरीके से अपमानित करने वाले को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ठीक वैसे ही साहसी लोगों के दल ने लाशों के बीच अपना रास्ता बनाया। गुस्से वाले टीम लीडर ने अपनी टीम से तुरंत आगे बढ़ने का आग्रह किया। उसके एक साथ सक्रिय कौशल के कारण होने वाले सिरदर्द को उसके अदम्य क्रोध से दबा दिया गया था, और इसलिए उसने लाशों के बीच अपना रास्ता बनाया। हालांकि कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने नायक को खो दिया है, जब उसके एक चापलूस ने बताया कि मरे हुए लोग कैसे आगे बढ़ रहे थे। टीम लीडर ने उसे चुप रहने का आग्रह किया, क्योंकि वह आजादी के गाइड की तलाश कर रहा था, जो उस लाश के आमने सामने था जिसे उसने तुरंत दूर लात मार दी थी। दादा ने धमकाए हुए को करीब आने का आदेश दिया। ब्यूच, जो एक बार इस तथ्य से विशेष रूप से परेशान था कि नौजवान एक भी मरे हुए को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, ने अपने बगल में एक को देखा, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से काट दिया, जबकि यह सोच रहा था कि कमजोर व्यक्ति उससे भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है, जिससे वह नायक के प्रति हिंसक इच्छाओं से भर गया। कुछ दौड़ने के बाद टीम लीडर ने अपने आदमी से पूछा कि क्या कोई गायब है, तो उसके एक चापलूस ने समझाया कि हर कोई घायल था लेकिन जीवित था। दादा ने इस परिणाम से खुद को संतुष्ट करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि वे एक घातक स्थिति में थे। और जैसे ही वह इस बारे में सोचने लगा कि बाहर निकलने का पता लगाना कितना महत्वपूर्ण था, उसकी नजर उस पर पड़ी, और जैसे ही साहसी लोग खुशी और राहत से भर गए, मजबूत आदमी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें अभी भी पहले फर्श से बचना था। थके हुए नेता ने समझाया कि वे स्तर 3 के बजाय स्तर 1 पर जा रहे होंगे। मरे हुए लोग एक और हमला शुरू करने वाले थे, और इसलिए डरे हुए साहसी लोगों ने स्तर से भाग निकले और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मरे हुए लोग भूखे और असंतुष्ट रह गए। स्तर 1 पर पहुंचने पर दादा को टावर की संरचना कितनी विचित्र थी इसका एहसास हुआ, यह देखते हुए कि इसका पहला स्तर एक गुफा थी। और जैसे ही वह अपने चापलूस की तलाश फिर से शुरू करना चाहता था, उसे अचानक उसके एक आदमी ने संपर्क किया, जिसे उसने उस व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जिसने उसे ताना मारा था। हालांकि नौजवान ने पुष्टि की कि उन्हें पहले खुद को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि सैनिकों को आराम करने और अपने घावों का इलाज करने की आवश्यकता है ताकि वे फिर से लड़ सकें। बे को इस तर्क से सहमत होना पड़ा, क्योंकि आराम करना इस समय अत्यावश्यक था। इसलिए उसने अपने आदमियों से प्रवेश द्वार से दूर एक जगह खोजने के लिए कहा ताकि विरोधियों से बचा जा सके। इस बीच हमारे नायक ने दीवार के पीछे से सब कुछ सुना, और वह चकित होने के साथ साथ खुश भी था कि उसने सही भविष्यवाणी की थी कि साहसी पहले तल की ओर जाएंगे। इसलिए उसने उनसे जीवित रहने के लिए
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा, भले ही वह उनकी मृत्यु की कामना करता हो। इसके तुरंत बाद वह अपने साथी के पास पहुंचा जिसने देर से आने के लिए उस पर चिल्लाया। इसलिए उसने समझाया कि उसे दुश्मन के चले जाने तक छिपे रहना पड़ा। चामू ह्यूटे ने दुश्मन को बिना पता चले बचाने की अपनी योजना की सफलता के बारे में डींग मारना शुरू कर दिया और दावा किया कि ज़ोंबी ने उसके अभिनय को और अधिक यथार्थवादी बना दिया। परेशान लड़की ने व्यंग्यात्मक रूप से उसकी प्रशंसा करने का फैसला किया। हमारे नायक ने उससे पूछा कि वह ज़ॉम्बी से घिर जाने के जोखिम के बावजूद उसके बिना क्यों शुरू हुई, और इसलिए उसने ऊपर से आने वाली आवाज की ओर इशारा किया, इससे पहले कि उसने समझाया कि दंड प्राप्त करने वाली एक अन्य टीम ने ज़ॉम्बी को उनकी ओर आकर्षित किया होगा, जिसे नायक ने दुखद पाया। इससे पहले कि वह खुशी खुशी मरे हुए के शव से इनाम निकालने का प्रस्ताव रखे। इसके तुरंत बाद मौत के अखाड़े में एक साहसी खुद को ज़ॉम्बी से घिरा हुआ पाया और इसलिए उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और जीवों की ओर बढ़ा, केवल अपनी गर्दन पर काटने के लिए। उसे खाया हुआ देखकर नायकों को एहसास हुआ कि वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ज़ॉम्बी के चले जाने के बाद लड़की ने सामने आने का प्रस्ताव रखा, जिससे हमारे नायक सहमत हो गए। कुछ समय बाद साहसी को फाड़ दिया गया था, इसलिए 2 लोगों की टीम अपराध स्थल पर पहुंची और महसूस किया कि विदेशी साहसी ने कई ज़ॉम्बी को मार डाला था। फिर भी उन्होंने दादा टीम जितनी हताहत नहीं की। नायक के पास बचे हुए ड्रॉइड थे, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री लगभग भर चुकी थी, और जब उसके साथी ने उसे उसकी खुशी के लिए बुलाया तो उसने पुष्टि की कि लूट का मूल्य लाखों में था। महिला ने टोकन को देखना दिया और सोचना शुरू कर दिया, जबकि उसके टीम के साथी ने बताया कि उन्होंने सभी टोकन एकत्र कर लिए थे और केवल कुछ वस्तुएं ही उन दोनों के बीच नहीं छांटी गई थीं। इसके तुरंत बाद नायक ने अपनी आंखों में चमक के साथ महिला से फिर से पूछा कि क्या उसे सभी घड़ियां मिल सकती हैं, तो उसने समझाया कि उसे स्कोरबोर्ड की परवाह नहीं है। किसी ने पूछा कि क्या उसे कोई कवच नहीं चाहिए। हमारे नायक ने दावा किया कि वह हेडसेट से ही संतुष्ट रहेगा। महिला के अनुसार यह उस पर अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे वह चिढ़ गया। यह सब कहने के बाद मैंने घड़ियों के अंदर की हत्याओं को देखना शुरू कर दिया। युवक ने 4 घड़ियों के अंदर 629 हत्याएं पाकर आश्चर्य व्यक्त किया। फिर भी यह बहुत कम था, क्योंकि 10वें स्थान पर उसके मुकाबले लगभग 400-500 हत्याएं अधिक थीं। लेकिन उसका मानना था कि वह बचे हुए 7 दिनों में उसे पार कर सकता है। हमारे नायक, जो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, उसे दादा का भी ध्यान रखना था, जो अपनी टीम की भारी संख्या का उपयोग करके सभी को भारी कर देगा, इससे पहले कि वह अपने ही सहयोगियों को धोखा दे और सभी की हत्याओं को लेने के लिए उनकी पीठ में छुरा घोंप दे। लेकिन इससे शायद वह आदमी घायल हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने अभी धोखा दिया था वह निश्चित रूप से अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। हमारे नायक का लक्ष्य इस अवसर का उपयोग दादा को बाहर निकालने के लिए करना था। थके हुए ने तब पुष्टि की कि उसे आराम करने की आवश्यकता है, जिससे उसके साथी ने बताया कि पहले तल की उसकी यात्रा ने कुछ भी नहीं बदला। यह देखते हुए कि उन्हें 5 घंटे की लंबी झपकी लेने की आवश्यकता थी, उसने पहले तल पर जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। हमारे नायक को एहसास हुआ कि पहला तल, जो मिट्टी वाली गुफा थी, बौनों का घर था, जिनके पास फावड़े थे, जिनका उपयोग वे छेद बनाने के लिए कर सकते थे। उसके साथी ने बताया कि सीढ़ी कितनी अंधेरी थी, जिससे वह उसे इसके डर के बारे में चिढ़ाने लगा। महिला ने दृढ़ता से पुष्टि की कि वह अंधेरे से डरती नहीं है, भले ही उसके पास उसके जैसे लेंस न हो। नायक छिपकलियों पर ठोकर खाने की इच्छा करने लगा, जो यादृच्छिक रीसेट के बाद कोर वाले एकमात्र राक्षस थे। इसमें कोई खास परेशानी नहीं थी। रीसेट वह चीज थी जिसके बारे में नायक को हमेशा सोचना पड़ता था। एक बार पहले तल पर महिला ने फावड़े वाले राक्षस को खोजने और रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह खोजने का प्रस्ताव रखा, जबकि नायक ने अनुमान लगाया कि वे दुश्मन टीम से नहीं मिलेंगे। फावड़ा मिलने और कड़ी मेहनत पूरी होने के बाद हमारे नायकों ने आखिरकार अपना सोने का छेद खोद लिया था। जैसे ही महिला ने बताया कि उसने 2 अन्य टीमों को गिना है, नायक ने समझाया कि पहली चीन से थी और दूसरी जापान से। सोयंग ने देखा कि हर कोई 24 घंटे की पेनल्टी का सम्मान कर रहा होगा, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिसे नायक ने अभी समझा। चिया मुयुक ने महसूस किया कि उन्होंने जिस टीम को लूटा था वह अकेली मर चुकी थी, और टीमों के बीच बहुत कम बातचीत देखकर अंतिम घटना एक बड़ी सभा होनी चाहिए। फिर उसने अनुमान लगाया कि उन जैसे 2 लोगों की टीम के लिए सबसे अच्छी योजना यह होगी कि वे स्कोरबोर्ड पर चढ़ने के लिए बाकी टीमों को आपस में लड़ने दें, इससे पहले कि वे विजेता से निपटें। लेकिन ठीक उसी समय हमारा नायक
अपने ही विचारों से हैरान रह गया, क्योंकि वे शैतान के विचार थे, केवल महिला द्वारा संबोधित किए जाने के लिए। उसने उससे अपने शब्द दोहराने को कहा, तो उसने उससे फिर से पूछा कि क्या वह पृथ्वी पर लौटना चाहता है। श्याओमू युक ने पुष्टि की कि उसकी यात्रा के पीछे यही कारण था। इससे पहले कि वह महिला से उसके संदेह व्यक्त करते हुए जयकार करने के लिए कहे, जैसे ही उसने उल्लेख किया कि कुछ दशक से अधिक समय तक यहाँ रहने के बाद मजबूत हो गए, उसने समझाया कि उसने उम्मीद कैसे खो दी थी, क्योंकि प्रश्न में रहे लोग 13 साल से फंसे हुए थे। महिला को हमेशा के लिए यहाँ कैद रहने के बजाय इस जगह के आदी हो जाने के तथ्य से अधिक डर था। उसने खुलासा किया कि इस जगह ने उसे हत्या करना आसान बना दिया और उसे लोगों से सावधान कर दिया, क्योंकि कोई भी किसी भी क्षण हमला कर सकता था। इस जगह पर यह कभी कभी मनोरंजक होता था। इससे उसे यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया कि इस महाद्वीप ने उनकी शक्तियों और व्यक्तित्वों को बदल दिया था। यही कारण है कि उसने एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। नायक को यह सुनकर सदमा लगा कि उसने राक्षसों के शासक को खोजने का लक्ष्य रखा था, उससे यह पूछने के लिए कि उन्हें इस जगह पर एक दूसरे को मारने का कारण क्या था, और यहाँ तक कि उसे परेशान भी किया। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि शक्तिशाली बनना मुश्किल होगा, फिर भी अगर वह सिर्फ शैतान भगवान का अपमान और अनादर कर सकती तो यह सब इसके लायक होता। यह सुनकर नायक अवाक रह गया। वह मुस्कुराया और पुष्टि की कि यह जीने के लिए एक अद्भुत उद्देश्य था। लड़के ने शैतानों के शासक से उसके कार्यों के पीछे का कारण पूछना भी चाहा, और यह देखकर कि अधिक शक्ति प्राप्त करने से जीवित रहने का संतोषजनक स्वाद छिन जाएगा। राक्षसों की इच्छा के विरुद्ध जाना और तब तक शक्ति प्राप्त करते रहना सबसे अच्छा होगा जब तक कि वे अंततः शैतान भगवान का सामना करने और उसे हराने में सक्षम न हो जाएं। बाद में लेटते हुए हमारे नायक ने महसूस किया कि वह बहुत उत्साहित हो गया था, क्योंकि यह जगह किसी खेल की तरह पूरी तरह से समान नहीं थी, जिसका अर्थ था कि कोई अंतिम बॉस नहीं था। केवल एक चीज निश्चित थी, और वह यह थी कि यहाँ हर कोई अंततः बदल जाएगा और इस विचार के अनुकूल हो जाएगा कि मृत्यु इस दुनिया का एक हिस्सा है। वह उस कारण के बारे में भी जानता था कि उसकी साथी ने अपने सपने क्यों बताए। उस समय उसने साथी करना चाहिए, और वह जन आपने समझाया कि वह परिवर्तन से बहुत डरती थी कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह अकेली नहीं थी। लेकिन जब वह नायक से मिला तो सब कुछ बदल गया। जो इस बात पर मोहित था कि उसने उसे पहले एक मनोरोगी क्यों माना। सोयंग ने समझाया कि लड़का दूसरों से अलग नहीं था और वह उसके जैसा बनना चाहती थी, यह देखते हुए कि वह उसे अपने प्रियजनों की याद दिलाता था। चामू युक ने इस संभावना को उठाया कि वह अब तक एक झूठा हो सकता था, तो उसने समझाया कि वह उसे आंख बंद करके विश्वास करने वाली नहीं थी, यह दावा करते हुए कि यह उसके विश्वास के मुद्दों के कारण था कि उसने खुद पर भी भरोसा किया। नायक की शक्ति को देखते हुए उसने उससे एक स्वार्थी पक्ष लेने का फैसला किया, जिसमें उसके मूल्यों को देखना और अंत तक उनका पालन करना शामिल था। और जब पूछा गया कि उसने इतनी भावनात्मक बातचीत क्यों की, तो उसने दावा किया कि पल सही लगा, यह बताते हुए कि यह एक अंतर्ज्ञान था। इससे पहले कि वह सोने चली गई, युवक यह सोचने लगा कि क्या वह यहाँ पहला था। लड़की ने भी अपना दिल खोल दिया, तो उसने यह सोचना शुरू कर दिया कि उनके नए दर्शन का कोई कारण होना चाहिए। यह सब शैतान भगवान को दोष दिया, जिसे उसने कठिनाइयों और इस तथ्य के बावजूद खोजने का दृढ़ संकल्प किया था कि वह उससे मिलने से पहले एक राक्षस द्वारा मारा जा सकता है, साथ ही पूरी तरह से बदलने की संभावना भी। लेकिन तब तक जब तक वह अपने लक्ष्य से नहीं मिलता, उसके मन में हमेशा गुस्से की भावना रहेगी। कुछ ही देर बाद प्रतियोगियों का एक समूह हमारे नायक की मांद के पास से गुजरा और उनमें से एक जल्दी से आकर्षित हो गया। जब उसके टीम के साथी ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने समझाया कि वह किसी और की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। उस युवक के दोस्त ने जल्दी से महसूस किया कि उसने दूसरों का पता लगाने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया और उससे पूछा कि क्या वे दूर थे, जिसे उसने नकार दिया। आदमी ने मान लिया कि उनके लक्ष्य इस बिंदु से गुजर चुके होंगे, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ने से पहले उन्हें ढूंढना चाहिए। और यह कहने के बाद दुश्मन टीम चली गई। जैसे ही वे पर्याप्त दूर चले गए, चट्टान को झुका दिया गया। हमारे नायकों ने पुष्टि की कि वे एक बार फिर अकेले थे। एनसो यंग ने खुद को खींचा, जबकि चाम मुयुकू ने समय की ओर इशारा किया, यह समझाते हुए कि उनके पास इस मंजिल पर
6 घंटे से भी कम समय बचा था, जो कोई समस्या नहीं होती अगर सीढ़ियां जगह नहीं बदलती। बाद में पहली मंजिल पर चलते हुए नायक ने रामायण के सैनिकों से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जिससे वह उसे आराम करने के लिए बुलाने के लिए प्रेरित हुआ, यह दावा करते हुए कि वे एक झुंड में ठोकर खा सकते हैं। नायक के यह दावा करने पर कि वे दोनों इसे एक साथ संभाल सकते हैं, योद्धा ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वह लापरवाह था या सिर्फ एक पूर्ण पगल। लेकिन तभी हमारे नायक को छिपकलियों के एक समूह को देखकर झटका लगा। यह देखकर कि उनमें 3 थे, युवा लोगों ने जल्दी से महसूस किया कि राक्षसों की संख्या 1 से बढ़ गई थी। प्रत्येक दिन के बीतने के साथ लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह नियमित योजना के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे नायक ने रणनीति बदलने का फैसला किया, यह दावा करते हुए कि वह उन्हें विचलित कर देगा और उसे अंतिम प्रहार के लिए छोड़ देगा। उसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ उस पर भरोसा होने की पुष्टि की, जिससे वह शर्मा गई। नायक इस अवसर का उपयोग शक्ति हासिल करने के लिए करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह अकेले 3 रामायण सैनिकों को संभाल सकता है, और उसके साथ वह राक्षसों पर चार्ज हुआ, तुरंत 3 में से 2 को काट दिया, और इससे पहले कि आखिरी सरीसृप समझ भी पाता, महिला उस पर हमला कर दी, और इससे पहले कि राक्षस इसे समझ पाता, उसे एक इंसान लड़की ने पेट में छुरा घोंप दिया। बस ऐसे ही तीनों सरीसृपों को हरा दिया गया था। हमारे नायक ने बताया कि यह उम्मीद से कितना आसान था और अनुभव कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी साथी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी गति में अचानक वृद्धि अनुभव का फल नहीं थी, और जैसे ही उसने अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राक्षसों का विच्छेदन करने का प्रस्ताव रखा, उसे एहसास हुआ कि यह उसकी आहार से संबंधित था। जैसे ही नायक अपने विचारों में खो गया, उसने उससे पूछा कि क्या यह एक कौशल था। जब विस्तार से बताने के लिए कहा गया तो एनसो यंग ने समझाया कि नायक के विशेष आहार ने उसकी अपार प्रगति का कारण बताया, जिससे वह भयभीत हो गया। युवक ने मान लिया कि अब सच बताने का समय आ गया है, क्योंकि उसे उस पर शक हो गया होगा, यह देखते हुए कि उसने कितना कोर्स खाया था, इस बात का उल्लेख किए बिना कि वह अंततः उसे रहस्य बता देगा। एनसो यंग ने उसकी चुप्पी को उसके सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन युवक ने पुष्टि की कि ऐसा मामला नहीं था, क्योंकि वह केवल उसके प्रश्न के बारे में उत्सुक था। योद्धा ने समझाया कि उसने भी इसकी ताकत देखी थी, यह दावा करते हुए कि उसके पास एक कौशल होना चाहिए जो खाने पर ट्रिगर होता है। इससे हमारे नायक को दिलचस्पी हुई। तभी उसे एक कौशल याद आया जो इस विवरण में फिट बैठता है, एक ऐसा कौशल जो बहुत दुर्लभ माना जाता है और जो खाने पर उसके आंकड़ों को थोड़ी मात्रा में बढ़ाता है। और इसीलिए यह देखकर कि लड़की उस पर दबाव डाल रही थी, उसने इस कौशल का उपयोग करने का फैसला किया, जो एक नौसिखिए के लिए हासिल करना लगभग असंभव है, सच को छिपाने के लिए। फिर भी जैसे ही वह अपना झूठ कहने वाला था, वह हिचकिचाने लगा, यह सोचकर कि महिला ने खुद को भरोसे के योग्य साबित कर दिया था, केवल अपने गुरु को याद करने के लिए, यह कहते हुए कि विश्वास खतरनाक था, क्योंकि यह एक को अपना गार्ड नीचे करने देता है। इसकी तुलना नशे में आने के बाद निकलने वाली बकबक से करता है, और भले ही इससे वास्तविक दुनिया में केवल शर्मिंदगी होती है, यह महाद्वीप पर घातक होगा, क्योंकि मुख्य रहस्य एक वाइल्ड कार्ड था जिसे छिपा रहना था। यह कहने के बाद नायक ने एक कौशल का उपयोग करने की पुष्टि की। अंत में उसने झूठ बोलने का फैसला किया, लड़की के उसके तेज विकास के बारे में संदेह की झूठी पुष्टि की। युवक बहुत घबरा गया था, क्योंकि उसकी साथी उसके पास आई, यह दावा करते हुए कि उसे बस यकीन करने की जरूरत थी, और जब उससे उस जगह के बारे में पूछा गया जहां उसने कौशल प्राप्त किया था, तो उसने दावा किया कि उसने उसे शिकार करते समय पाया था। उसके अद्भुत भाग्य के कारण चकित महिला ने कहा कि वह उसके अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करती थी। उसने समझाया कि वह कैसे गिर गई, और मान लिया कि शक्ति प्राप्त करने का कोई आलसी तरीका हो सकता है, जिसे नायक ने तुरंत नकार दिया। यह कहने के बाद योद्धा ने शिकारी को सीढ़ियों की तलाश करते हुए कुछ और फार्म करने का सुझाव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। चियमुक को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी आसानी से उस पर विश्वास कर गई, यह सोचते हुए कि जो जानता है कि उसने रहस्य छुपाए हैं, उसे सच्चाई बताने का समय नहीं आया है। देखकर कि उसके मालिक ने उसे लोगों से सावधान रहने की दृढ़ता से सलाह दी थी, और देखकर कि योद्धा शक्ति के लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति था, उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह उसी भरोसे के योग्य है जो वह अपने मालिक को देता है।
इसलिए उसने फिलहाल झूठ बोलते रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद एक रामेण सैनिक के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी गई। उसके भ्रमित साथियों, जिन्होंने हमलावरों को देखा, ने तुरंत युद्ध की मुद्रा अपना ली। हमारे नायक ने अपनी बढ़ती गति के लिए अपने साथी की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि प्रशंसा का समय नहीं है। कुछ देर बाद हमारे नायक ने अपनी इच्छित कोर को पकड़ने के लिए छिपकली को खोला और इसे खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सहन शक्ति अब रैंक 6 हो गई है, जिससे वह बहुत खुश हो गया। जिस युवक से वह नफरत करता था, उसकी अचानक थकान की कमी उसके सहन शक्ति के अंततः स्तर ऊपर जाने के कारण हुई, यह सोचते हुए कि यह किसी तरह का आफ्टर इफेक्ट है। इस बीच उसकी थकी हुई दिखने वाली साथी ने दावा किया कि उन्हें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए, जिससे नायक सहमत हो गया। चामुयु को, जिसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे किसी नींद की जरूरत नहीं है, उसने बाहर निकलने की तलाश शुरू कर दी और जल्दी से उसे ढूंढ लिया। उसे यह देखकर भी खुशी हुई कि उनके पास कालकोठरी में 10 घंटे बचे थे, जिसका अर्थ था कि उनके पास स्थान दिए जाने से पहले समय था। इसलिए उसने उत्साहपूर्वक और अधिक खेती करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन लड़की ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है, क्योंकि वह सिर्फ एक डाकू थी जो एक मेम के बाद सुन नहीं सकती थी। उसने तब समझाया कि उसके कई दिल थे और उसे सोने की जरूरत थी, जिससे उसने माफी मांगी और अगले स्तर पर आराम करने का सुझाव दिया। सीढ़ियों पर चिया मुयाक ने चौथी मंजिल पर जाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि यह सोने के लिए सबसे आरामदायक थी। युवक को एहसास हुआ कि वह अपने साथी की परवाह किए बिना शिकार करके स्वार्थी रहा था। अब जो होता है वो अगले 5th एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।